देखो ये है कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम ना देखो बेनिफिशियल तब होता है ना जब B2C ट्रांजैक्शन हो। अगर B2B ट्रांजैक्शन हो तो कंपोजिट स्कीम बेनिफिशियल नहीं होता है। कैसे हम समझते हैं? देखो इसने ना क्या होता है, कंपोजिट स्कीम ऑप्ट की है ABC लिमिटेड ने, इसने ना नॉर्मल स्कीम ऑप्ट की है। अब मान लो कंपोजिट स्कीम वालों ने किसी से परचेज़ किया होगा तो उसने कंपोजिट स्कीम वालों ने उसका GST पेबल किया होगा 60,000, लेकिन और फिर उसके बाद उसके 40,000 वैल्यू ऐड करके उसने बजाज को बेचा। तो बजाज ने इनडायरेक्टली तुम्हारा 60,000 इसका मतलब इसको GST दिया होगा। इसका GST इसको मिला होगा, लेकिन ये ITC क्लेम नहीं कर सकता है कंपोजिट स्कीम वाला। इसने 6 लाख का बेचा तो 6 लाख का 1% वो गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है। और फिर उसने क्या हुआ, ये 14 लाख है, उसने 14 लाख का वैल्यू एडिशन दे करके फिनिश प्रोडक्ट बना करके बेचा 20 लाख का। तो 20 लाख का, अब ये तो कंपोजिट स्कीम में ऑप्ट नहीं है तो इसको तो तुमको देना पड़ेगा GST। इसका तुम्हारा 12% इसको देना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, ITC से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन यही नॉर्मल स्कीम वाला पर्सन, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसने क्या हुआ, वही 5,60,000 का ख़रीदा। अब इसने क्या किया, इसने 40,000 का ऐड करके बेचा। किसको? इसको। तो इसने क्या हुआ, 5,40,000 उसने इसको इसने पहले GST 60,000 दिया था। अब इसने GST दिया है ऐड करके 64,800 पे बेचा। देखो अब मैंने ख़रीदा तो उसने मुझे 5,60,000 का मैं बेचा, तो मैंने 5,60,000 उसको दे दिया, तो उसने 60,000 गवर्नमेंट को पे किया होगा। ऐसे ही इसने इसको मैंने 64,800 का GST लगा करके इसको बेचा, तो मुझे 64,800 का गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ITC मिल जाएगा क्योंकि मैंने 60,000 पहले से गवर्नमेंट को पे किया हुआ है, तो 4,800 ही मुझे देना है। तो ऐसे ही जब ये तुम्हारा ले करके बेचेगा, इसको इतना देना है, तो इसको इसमें ITC मिल जाएगा। कितने का? 64,800 का इसको ITC मिल जाएगा, जो इसमें नहीं है। तो इन द गिवन केसेस बजाज ऑटो विल प्रीफर टू बाय गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द PQR लिमिटेड। वो PQR लिमिटेड से करेगा। ये क्या होता है, इसमें एक एग्रीगेट टर्नओवर आता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सारे के सारे इंडिया बेसिस में। मतलब कि मान लो कि अगर मैं वी स्मार्ट है, मेरा महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, तमिलनाडु में भी है, कहीं पर भी है, तो उसका सारा मिला करके मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाईज आएंगे। इनवर्ट सप्लाईज को एक्सक्लूड किया जाएगा, इनवर्ट सप्लाईज को नहीं लोगे। एग्जाम सप्लाई आएंगे, एग्जाम सप्लाई में होली एग्जाम्ट आ जाते हैं, 3 नील रेट वाले आ जाते हैं और नॉन टैक्सेबल सप्लाई आ जाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ये वाले आएंगे, और इंटर स्टेट सप्लाई हैविंग द परमानेंट अकाउंट नंबर एक अकाउंट पे, तो ये सब आते हैं। लेकिन तुम्हें सेंट्रल स्टेट टैक्स को इग्नोर करते हुए, तो ये सब तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर पे आएंगे, ऐड करोगे तो इनवर्ट सप्लाई तुम्हारा नहीं आएगा। और ऐसे ही तुम्हारा ना इंडिविजुअल स्टेट का भी टर्नओवर होता है। तो स्टेट का क्या होता है, सिर्फ अगर एक स्टेट का है तो उसी स्टेट का कैलकुलेट करोगे। तो टर्नओवर इन स्टेट का मतलब, मान लो सिर्फ तुम्हारा महाराष्ट्र में ही बिजनेस है, तो एग्रीगेट टर्नओवर भी तुम्हारा सेम रहेगा और तुम्हारा टर्नओवर इन स्टेट भी सेम रहेगा। तो टर्नओवर इन स्टेट में भी वही आता है कि ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जिसमें से इनवर्ट सप्लाईज को एक्सक्लूड कर दोगे। एग्जाम सप्लाई जिसमें होली एग्जाम नील रेट और नॉन टैक्सेबल आएंगे, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस और इंटर स्टेट सप्लाई, तो इन सबको तुम ऐड करोगे और एक्सक्लूड रहेगा तुम्हारा सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। तो ये सब होता है। अब तुम बोलोगे टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, जो तुम पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि जो लेविएबल टू टैक्स होते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो कि लेविएबल नहीं होते हैं टैक्स करने के लिए। एग्जाम सप्लाई मतलब उसमें नील रेट ऑफ द सप्लाई आता है और होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स जो होते हैं वो आते हैं। यहाँ पे आउटवर्ड में जो भी तुमने टैक्स दिया होगा, आउटवर्ड में तुमको गवर्नमेंट को इतना देना था, इनवर्ड में तुमको इतना ITC मिल जाएगा। यही तुम GSTR 3B में करते हो कि टैक्स ऑन आउटवर्ड जो देना उसमें ITC तुमको मिल जाता है। ठीक है। तुम्हारा इनवर्ड वाला नहीं आता है, इनवर्ड वाला तो तुम्हारे लॉयर में आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और जैसे कि क्या होता है कि मान लो कि
जब ना तुम्हारा टैक्स इनवॉइस टैक्स नहीं लगता है तो तुम ना क्या होता है बिल ऑफ सप्लाई तुम यूज़ करते हो। बिल ऑफ सप्लाई तुम्हारे एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज़ होता है, सप्लाई जब नील रेट होती है, और कंपोजिट स्कीम में यूज़ होता है। जब टैक्स इनवॉइस बेसिस पे नहीं लगता है तो तुम्हारा टर्नओवर बेस पे लगता है और तुम बिल ऑफ सप्लाई को इशू करते हो। कंपोजिट स्कीम में तुमको आईटीसी नहीं मिलता है। किराना शॉप है तो तुमने यहाँ से लिया 4.8 का तुमने जीएसटी पहले देते, तुमको यहाँ पे गवर्नमेंट को 6 लाख का जीएसटी देना था, जिसमें पहले से तुमने इतना दे रहा तो 1.2 को तुमको गवर्नमेंट को देना था। ठीक है, 1.2 को तुमको गवर्नमेंट को देना था। मान लो तुम ये सब किए हो, लेकिन टैक्स का बर्डन इतना है, मतलब कंप्लाइंसी कॉस्ट की, तब तो अब तुम बोलोगे कि कंपोजिट की स्कीम कोई क्यों आउट करेगा, कि तुमको ना कंप्लाइंसी ही कॉस्ट तुम्हारा इतना लग जाता है। जैसे किराने शॉप का कंप्लाइंस कॉस्ट, जैसे प्रिंटिंग कॉस्ट, तुम्हारा अकाउंट्स को अकाउंटेंट को ये सब देना पड़ेगा, रोज़ तुम्हारा करवाना पड़ेगा। जीएसटी कंसल्टेंट को तुमको 60,000 रुपये साल का देना पड़ेगा। तो तुम्हारा कंप्लाइंसिस कॉस्ट ही इतना लग जा रहा है, इसीलिए तुम कंपोजिट स्कीम में जाओगे। जैसे ये है, इसमें क्या होता है कि तुमने यहाँ पे बिज़नेस नहीं था, यहाँ पे तुमने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तुमको थ्रेशोल्ड का लिमिट मिल जाएगा 20 लाख का। जैसे ही तुम्हारा 20 लाख का हो गया और 20 लाख से तुम एवब गए तो तुमको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो वंस तुम रजिस्टर्ड हो गए तो तुमको वंस तुम रजिस्टर तुमको 60 लाख का टैक्स देना था। लेकिन तुम अंडर द कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर तुम्हारा 1.5 सीआर से ज़्यादा नहीं था, तो तुम कंपोजिट स्कीम में आ गए तो और तुमको 1% का टैक्स देना पड़ा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 सीआर नहीं था तो तुम यहाँ पर भी ले सकते हो, कंपोजिट के 1% का तुमको टैक्स देना पड़ेगा, 1% का तुमको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब है तुम्हारा प्रीवियस ईयर का तो तुमको देखना है, और करंट ईयर में भी 1.5 से तुम्हारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 से, तो यहाँ पे तुम्हारा टैक्सेबल 200 लाख है और करंट ईयर में 200 था, तो तुमको तो 1.5 तक का तो कंपोजिट स्कीम मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तुम्हारा 1.5 सीआर से नीचे था। तो 1.1 करोड़ 50 लाख तक तुमको कंपोजिट स्कीम मिल जाएगा, और बाकी का जो तुम्हारा 50 लाख है उसको तुमको अंडर दी नॉर्मल स्कीम तुमको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुमको नॉर्मल स्कीम से ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का 150 से ज़्यादा है, यहाँ पे 150, तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा तुम्हारा, और 150 है तो तुम यहाँ पे भी कर लोगे। यहाँ पे 180 है और प्रीवियस का 150, तो तुमको यहाँ पे कंपोजिट स्कीम मिल जाएगा, लेकिन तुमको 30 लाख का तुमको नॉर्मल स्कीम में तुमको पे करना पड़ेगा, तक का तुमको नॉर्मल स्कीम में पे करना पड़ेगा। देखो एग्रीगेट जैसे छोटा मोटा 10 लाख 20 लाख 40 लाख का है तो उसके लिए कोई टैक्सेबल तो है नहीं, ना ही रजिस्ट्रेशन, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तुम कंपोजिट स्कीम में आते हो, तुम्हारा प्रीवियस टर्नओवर 1.5 75 या 50 लाख होना चाहिए। देखो ये कुछ स्टेट में होता है, ये कुछ स्टेट में होता है। 50 लाख तो तुम्हारा 2B में आता है, वो तुम अभी पढ़ोगे, तो उसमें तुम्हारे के लिए रजिस्ट्रेशन लेना तो कंपलसरी होता है। जीएसटी इनवॉइस में तुम बिल ऑफ सप्लाई टैक्स इनवॉइस नहीं करोगे, जीएसटी रिकॉर्ड भी लिमिटेड रहेगा, आईटीसी तुम नहीं ले सकते हो, और जीएसटीआर रिटर्न जो तुमको होगा जीएसटीआर 4 में तुम पे कर सकते हो एनुअली, पेमेंट इन दी फॉर्म ऑफ CMP 08। देखो रिटर्न तुम एनुअली भरोगे, लेकिन पेमेंट तुमको क्वार्टरली करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। रिटर्न तुम एनुअली करोगे, रिटर्न तो जीएसटी रिटर्न तुम एनुअली भरोगे, लेकिन पेमेंट तुमको क्वार्टरली वाइज करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 10 में कंपोजिट स्कीम है, वो सबके ऊपर लेवी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि तुम लो ही, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कि कंपोजिट स्कीम 10(1) का है तुम्हारा, वो इन सब केसेस इन सब स्टेट में तुम्हारा लिमिट है 75 लाख का, और इस हज के केस में तुम्हारा 1.5 सीआर का लिमिट है। ठीक है, डू नॉट एक्सीड 1.5 सीआर। री टर्नओवर डज नॉट एक्सीड या 1.5 सीआर या 75 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और अगर दिस स्कीम कैन बी ऑप्टेड एनी वन हु इज़ नॉट एलिजिबल, अगर तुम इसके लिए 10(1) के लिए एलिजिबल नहीं हो, 10(2) के लिए भी, तो तुम ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। इसमें तुम्हारे 50 लाख से तुम्हारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम क्या कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर देख लियो, एग्रीगेट टर्नओवर में तुमको नहीं देखा, इनवर्ड सप्लाईज को तुम एक्सक्लूड नहीं करोगे,
टैक्सेस इंक्लूडेड अंडर जीएसटी उसको भी इंक्लूड नहीं करोगे, और इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस मिल रहा है तुमको, करवाया है, उसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको भी तुम वो नहीं करोगे, लोगे नहीं। भी तुम प्रीवियस ईयर में तुमको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है लिमिट, तो तुम उसमें ना इंटर स्टेट सप्लाई को ले सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम जिस ईयर में तुम कंपोजिट करेंट ईयर में तुम कंपोजिट स्कीम में तुम इंटर स्टेट सप्लाई को नहीं लोगे, प्रीवियस ईयर में ले सकते हो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट सप्लाई इज रेलिवेंट इन एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड फॉर द प्रीसीडिंग ईयर में तुम ले सकते हो। क्या कंपोजिट सप्लायर कैन नॉट मेक एक्सपोर्ट और इन कैन नॉट एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट सप्लाई जिसमें करेंट ईयर में जो ऑप्ट किए हो उसमें नहीं ले सकते, टर्नओवर में लोगे। अप्लाई फ्रॉम द 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर लाइबल टू बी रजिस्टर एंड आल्सो इंक्लूड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। जैसे 20 लाख का यहाँ पे तुम्हारा वो थ्रेशोल्ड लिमिट था, फिर तुमने यहाँ पे 60 लाख कमाया, तो यहाँ पे तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर में तुम्हारा ये 60 लाख प्लस 20 लाख दोनों आएगा, 80 लाख हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा यही चीज़ इस टर्नओवर इन स्टेट में जो सप्लाई वन डेट ऑफ बीइंग लायबल टू रजिस्टर, जैसे 20 लाख का थ्रेशोल्ड उसके बाद से तुम्हारा टर्नओवर जाता है, तो तब तुम लायबल टू रजिस्टर दो, तब तुम उतना ही लोगे। जैसे 20 लाख के बाद यहाँ से 60 लाख है तो तुम 60 लाख ही लोगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफाइड रेट्स होते हैं कि मैन्युफैक्चर में तुम्हारा सिर्फ 2.5% लगता है। देखो टर्नओवर इन स्टेट, यहाँ पे भी टर्नओवर है, यहाँ पर भी तुम्हारा टर्नओवर रेस्टोरेंट में 2.5% लगता है टर्नओवर इन स्टेट, और सर्विस कंपोजिशन में भी 3% टर्नओवर इन स्टेट। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाई है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, तुम्हारा जो लेवी होता है टैक्स के लिए, यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई। टर्नओवर में क्या होता है, टर्नओवर में टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट सप्लाईज ये सब आते हैं। है 1 अप्रैल से 30 जून 20 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं होगा। उसके बाद से तुम्हारा 30 लाख हो गया, मतलब कि 50 लाख तुम्हारा 3% तुम्हारा लगा, और फिर उसके बाद से 20 लाख पे तुम्हारा रेगुलर में। देखो कैसे देखोगे कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ से ज़्यादा तुम्हारा नहीं होना चाहिए। फिर तुम करंट ईयर में तुम 1% दोगे, कब तक, ये 2.5 लाख का 1 करोड़ 50 लाख तक 1.5 CR तक तुम एग्रीगेट टर्नओवर तक टैक्स दोगे। और जैसे ही तुम्हारा 1.5 CR तक क्रॉस करेगा तुम्हारा नॉर्मल रेट से तुम्हारा लग जाएगा। जब तक तुम्हारे थ्रेशोल्ड में है तब तक तुमको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्रीगेट में तुम इन तीनों का देखोगे, और तीनों का मिला करके 1.5 CR से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तुमने एक ब्रांच में कंपोजिशन लेवी स्कीम ले लिया है तो सारे ब्रांच में तुमको कंपोजिशन लेवी स्कीम ऑटोमेटिक लग जाएगा, तो आईटीसी तो नहीं ले सकते हो। कंपोजिशन स्कीम B2B के लिए बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ पर भी बोल रहा है अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है या 75 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद से तुम्हारा यहाँ से कंपोजिशन लेवी यहाँ से हो गया तुम्हारा 30 लाख 50 लाख, तुम्हारा 30 लाख 50 लाख 50 लाख 30 लाख 50 लाख 50 लाख, और यहाँ पे 20 लाख, मतलब 1 करोड़ 50 लाख हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा लैप्स कर जाएगा, और इसके बाद से तुम्हारा नॉर्मल रेट से तुम्हारा टैक्स लग जाएगा। देना यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट्स बोल रहा है 1%। टर्नओवर इन स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि जब लायबल टू रजिस्टर होता है उसके बाद से, तो यही है 1%। देखो यहाँ पे तुम बोलोगे यहाँ पे मैन्युफैक्चर इसलिए यहाँ पे 1% है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट रहता तो वहाँ पे 2.5% हो जाता। अगर सर्विस कंपोजिशन रहती तो वहाँ पे 3% सर्विस कंपोजिशन कब होगी, अंडर सेक्शन 2 ए में। अगर ना सप्लायर ऑप्ट करता है कंपोजिशन स्कीम तो क्या होगा, तो इस पर तुमको नॉर्मल रेट से तो तुम्हारा टैक्स नहीं लगेगा, तो नॉर्मल रेट तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो कंपोजिट रेट एप्लीकेबल होगा, तो 15, 20 और 15 पे तुम्हारा लग जाएगा। मैन्युफैक्चर है तो 15, 20, 15 पे तुम्हारा 1% से। लेकिन अगर ट्रेडर है तो ट्रेडर के केस में क्या बोला है, एनी अदर ट्रेडर, तो 1% लगता है टैक्सेबल सप्लाईज पे। तो इसमें से टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, तो अदर टैक्सेबल सिर्फ 15 लाख पे तुम्हारा 1% लगेगा। रखना करेंट ईयर में भी उसका टर्नओवर 1.5 CR क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो 10 क्लॉज 1 है वो किसको किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चर, रेस्टोरेंट और ट्रेडर्स और सर्विस ट्रेडर्स को मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि तुम ना अब इसमें ना तुम साथ में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, रेस्टोरेंट कर रहे हो,
मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ तुमको सर्विस भी करनी है, तुम मार्जिनल सर्विस दे रहे हो। तो मार्जिनल सर्विस दे रहे हो तो कितने की दे सकते हो? तो वो दे सकते हो तुम 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर उसका 10% या 5 लाख, जो भी हायर होगा उतना तुम ना सर्विस दे सकते हो। चाहे टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करो या टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट करो, तुम हमेशा ध्यान देखना इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन लोन और एडवांस तुम हमेशा भी तुम एक्सक्लूड करोगे उसको। अंडर द रिवर्स टैक्स चार्ज मैकेनिज्म तुम आईटीसी तुम तुरंत नहीं ले सकते हो, जब तुम पेमेंट कर दोगे उसके बाद तुम आईटीसी लोगे। तो इसीलिए यहाँ पे दो एक आउटपुट टैक्स आता है और पेमेंट अंडर एससीएम। जब तुम उसका पेमेंट कर देते हो, जब पेमेंट कर दिया 18,000 तब तुम आईटीसी उसका क्लेम कर सकते हो, क्योंकि तुम रिवर्स चार्ज के अंदर पे कर रहे हो। तो उसने तो GST-R1 फाइल ही नहीं किया है, तो तू भी तो तुम्हारे पास अपडेट ही नहीं हुआ है। देखो इसका है कि 18 लाख है और 25 लाख का है, तो 25 लाख का 1% इसने दे दिया। कंपोजिट रेट क्या कि 1% थी, तो 1% इसने दे दिया, 0.5%, 0.5%। और फिर उसके बाद सप्लायर को आरसीएम में भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आरसीएम में 18 लाख का कितना 18% पे करेगा, लेकिन आरसीएम में पे करेगा लेकिन उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। कि इनवर्ड सप्लाई, ये इनवर्ड है। इनवर्ड सप्लाई क्योंकि लीगल सर्विसेज है तो वो वाले आरसीएम वाले में आ जाता है, तो आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉर्मल रेट से करेगा। और क्रेडिट ऑफ सच जीएसटी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम। आईटीसी अवेलेबल ही नहीं। मैंने लीगल सर्विसेज ली है इससे, तो लीगल सर्विसेज ली है, इसने लीगल सर्विसेज ली है, तो मैंने इसको पेमेंट किया है, मैंने 1,18,000 का। तो मुझे ही उसको पे करना है, इसको नहीं पे करना पड़ेगा। मैंने लीगल सर्विस ली है तो ये मेरे लिए क्या इनवर्ड है, और फिर मैंने इसको पैसा दिया है तो इसको पे करना चाहिए। लेकिन अब मुझे कुछ केसेस में आरसीएम में इसको मुझे ही पे करना पड़ेगा, तो ये 18,000 मुझे पे करना पड़ेगा। और कंपोजिशन स्कीम तुमको अलग से तुमको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो टैक्स जाएंगे, एक 18,000 एक 1% ऑफ द टर्नओवर। देखो नॉर्मल टैक्स में दो या आरसीएम में दो, इनवर्ड का तुमको आईटीसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तो इनवर्ड है ना, तुम सर्विस ले रहे हो तो ये इनवर्ड है तुम्हारे लिए। रीज़न यही है कि इनवर्ड का आईटीसी नहीं मिलता है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। में यही लिखा है कि कंपोजिट एकदम 150 लाख होगा, प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 80 लाख है, तो तुम्हारा कंपोजिट लेवी स्कीम हो जाएगा। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का तुम्हारा 20 लाख है तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारा 100 लाख का है करंट ईयर में, तो 75 लाख का तो तुम्हारा उस पर लगेगा, बाकी का तुम्हारा नॉर्मल में लगेगा। अगर तुम्हारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर 100 लाख है तो तुम नॉर्मली में कंपोजिट लेवी तुम्हारे लगेगी नहीं। तुम्हारा वही है कि 10(1) में तुम्हारा मैन्युफैक्चर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस ही कवर होते हैं, और ये तुम्हारा जो मार्जिनल सर्विस वाला जो मैंने बताया हुआ है वो देखो यहाँ पे ये हो रहा है कि 60 लाख का है उसका प्रीसीडिंग का, तो वो 1.5 करोड़ का तो क्रॉस नहीं कर रहा है। और वो करंट फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई कर रहा है सर्विस अदर देन दी रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो कितने का सप्लाई ऑफ द गुड्स है, लेकिन वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज भी कर रहा है, तो कितने का ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब 10% ऑफ 6 लाख और 5 लाख, तो 5 लाख तक का विच एवर इज़ हाई, मतलब 6 लाख तक का वो सर्विस दे सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो अदर देन दी रेस्टोरेंट सर्विस लिखा है। रेस्टोरेंट सर्विस है तो वो तो सर्विस ही है एक तरीके से ना। जैसे कि ना तुम ये वाला क्वेश्चन देख लो, इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर है, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए बोला है और कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी बोल रहा है। क्या क्या एज्यूम द टोटल सर्विस प्रोवाइड वो विद इन द लिमिट है कि नहीं। तो सबसे पहले तुमको क्या देखना पड़ेगा, तुम ये देखोगे कि ये जो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, ठीक है वो देख लिए। और अगर वो मार्जिनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका तुम कॉन्सेप्ट लिख लोगे, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारा टैक्सेबल एग्जम्प्ट, जो भी टैक्सेबल आ रहा है एग्जम्प्ट आ रहा है, और जो भी तुम्हारा टैक्सेबल होता है सर्विसेज टैक्सेबल, और फिर तुम्हारा रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज भी आएंगी।
सर्विसेज भी आएंगे, कैटरिंग सर्विसेज, तो यहाँ पे 113 आ रहा है। अब इसका तुम 10% करोगे तो 13 लाख होगा, और 13 लाख मतलब 13 लाख तक की सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सको तुम। कितनी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान देना, तुम यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला सर्विस कंसीडर नहीं करोगे, अदर देन दी रेस्टोरेंट सर्विस कंसीडर करोगे, जो कि है 1 और 0.5 1.5। तो 1.5 की सर्विस कर रहे हो तो वेरी गुड, ठीक है। मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चर में क्या होता है, मैन्युफैक्चर का रेट है तुम्हारा 1%, 0.5 करके, तो मैन्युफैक्चर का तुम कर लोगे 0.5। और जो तुम्हारा रेस्टोरेंट सर्विसेज है, तो रेस्टोरेंट सर्विसेज का अलग रेट है, तुम्हारा 2.5% है, तो 2.5% करके यहाँ पे आ जाएगा। मैन्युफैक्चर का 1% है, और तुम्हारा जो रेस्टोरेंट का है टैक्स वो 2.5% है। 2A तुमको भाई पता है, जब तुम 1 और 2 को नहीं ले पाते हो तो तुम सेक्शन नंबर 2A लेते हो। उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक पर्सन एक ने भी तो नॉर्मल स्कीम ऑप्ट कर दी, तो वो कंपोजिशन अदर पर्सन में एलिजिबल इन एलिजिबल हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए, क्योंकि वो सेम पैन से होता है ना। और यहाँ पे तुम्हारा 6% का होता है नोटिफाइड उसमें टर्नओवर ऑफ दी वो करने 3%। ये तुम्हारा करंट ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए नहीं है। नॉट एलिजिबल कौन कौन इन एलिजिबल हो जाएंगे, जो तुम्हारे इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे होंगे, जो तुम्हारे सर्विस थ्रू ECO दे रहे होंगे, वो इन एलिजिबल हो जाएंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो नॉट लाइबल टू पे टैक्स, कौन जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, अल्कोहल, ये लोग पे नहीं करते हैं टैक्स। और अ पर्सन इज एलिजिबल टू ऑप्ट इफ ही सप्लाई गुड्स थ्रू ECO के थ्रू सप्लाई कर रहे हो गुड्स, तो तुम तो एलिजिबल हो ऑप्ट करने के लिए। लेकिन सर्विस सप्लाई कर रहे हो, सॉरी, तुम सर्विस अगर सप्लाई कर रहे हो, अगर तुम सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम ऑप्ट नहीं कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम को। अगर CTP और NRTP है तो भी तुम ऑप्ट नहीं कर सकते हो। फ्लाई ऐश ब्रिक्स ऑफ द फॉसिल फील, अर्थन रूफिन टाइल्स, और तुम्हारा आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और ऑल्टरेटेड वाटर। अब देखो, पान मसाला तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, आइसक्रीम का कोई लॉजिक समझ नहीं आता, एरिएटेड वाटर महंगा वाटर है, ठीक है। और तुम्हारा इफ़ एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, अगर इफ़ एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक्सीड कर सकती है 1.5 CR 75 लाख या 50 लाख से, तो तुम ऑप्ट नहीं कर सकते हो स्कीम को। पोजीशन फॉर लेवी करंट ईयर के लिए क्या होता है, 10(2) के लिए भी है और 10(2)(1) के लिए भी है, अंडर सेक्शन 1 के लिए भी है। अगर वो अगर तुम इसके अलावा तुम सप्लाई ऑफ द सर्विस कर रहे हो तो तुमको तो नहीं मिलेगा, तुम ऑप्ट नहीं कर सकते हो। सब आ रहा है जैसे कि पेट्रोल कंजप्शन, ये सब तो इनएलिजिबल है, तो उसके लिए तो तुम ऑप्ट कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अबव कंडीशन एप्लीकेबल ओनली इन करंट फाइनेंशियल ईयर नॉट इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी किया इसमें से तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे, लेकिन करंट के लिए तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा। वो क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पास नहीं होता है, मतलब 6,000 तुम दिए हो गवर्नमेंट को तो तुम किसी रेसिपियन से कलेक्ट नहीं कर सकते हो तुम वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे देखो 40,000 था, तो जैसे 5,60,000 है और तुमने 6 लाख का हुआ, अब तुम 6,00,000 6,000 नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 5 लाख का तुम्हारा 5,40,000 हुआ, और जो तुमको पे करना था इतना टैक्स तुमको पे करना था, लेकिन तुमको 60,000 तुमको मिल गया, तुमने 4,800, इसलिए बोला गया था। देखो, इनवर्ड पे कहाँ ITC लिखा, जब तुम आउटवर्ड करते हो तो तुमको ITC मिलता है, इसलिए लिखा है तुम्हारा नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट, टैक्स पास ऑन नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे जैसे 5 लाख का तुमने 5,60,000 का पेमेंट किया था, मतलब तुमने 60,000 पहले ही दे दिए थे, तो 5 लाख में यहाँ पे 5,60,000 में मत ऐड कर देना कि 5,60,000 में ऐड कर दिया, नहीं, 5 लाख में 40,000, 5,40,000 उसका 12%। अब फिर तुम उससे इतना कलेक्ट किए हो, लेकिन तुमको उसको गवर्नमेंट को इतना देना है, लेकिन तुम गवर्नमेंट को पहले ही इतना दे चुके हो, तो तुमको गवर्नमेंट को सिर्फ इतना देना पड़ेगा।
तो तुम एक तरीके से अल्टीमेटली अपना टैक्स बर्डन तो तुम पास ऑन कर दे रहे हो ना, इसको इतना देना है टैक्स, लेकिन ये उसमें से ये माइनस कर देगा और वो उतना तो चार्ज कर ही लिया कस्टमर से, इतना चार्ज कर लिया कस्टमर से, इतना चार्ज कर लिया कस्टमर से इतना चार्ज कर लिया है, और गवर्नमेंट को उसको इतना नहीं देना है, उसमें से माइनस करके उसको गवर्नमेंट को देना है। लेकिन वो अल्टीमेटली तो एक तरीके से कस्टमर ही बियर कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जैसे तुमने इसने ख़रीदा 60,000 का, तो इसने देखो इसने बियर ही नहीं किया है, क्योंकि 60,000 तो उसने किया नहीं, 5 से 40,000, 5,40,000। अब जैसे ये 60,000 उसने पे किया था तो वो माइनस कर दिया, उसने 4,800 दिया, 4,800। और अब जैसे कि इसने इसमें ट्रांसफ़र किया है तो ये भी कहेगा कि 64,800 वो हम उसका ITC से लेकर बाकी का गवर्नमेंट को पे करेगा। तुम बोलोगे कि अल्टीमेट कंज्यूमर को कैसे पे हो रहा है, तो उसके लिए तुमको यहाँ से समझना पड़ेगा। जैसे ये इसने परचेज़ किया है, तो जैसे परचेज़ किया है उसने तुमसे 55,000 रुपये चार्ज किया होगा, जिसमें 5,000 वो गवर्नमेंट को दे देगा, तो 5,000 तुम्हारे पास गवर्नमेंट के पास आ गए। फिर उसने क्या किया, उसने बेचा 1,10,000 में, तो उसको 10,000 गवर्नमेंट को देना था, लेकिन उसने 5,000 ऑलरेडी दे दिया, तो उसको 5,000 से पे करना है गवर्नमेंट को। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसमें बेचा कितने में, 1,32,000 में, उसको 12,000 पे करना था, जिसमें से उसने 10,000, उसने क्या किया है, इसने क्या किया, इसने 10,000 ऑलरेडी पे किया उसका, फिर 2,000 वो हो जाएगा। फिर इसने इसको बेचा 143,000 में, इसने ऑलरेडी 12,000 पे किया है, तो वो उसका ITC ले लेगा, तो उसका 1,000। फिर इसने अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचा, उसने कितना पे किया है, उसने तुम्हारा नहीं नहीं हाँ, इसने इसको बेचा तो इसने 143, तो इसने 12,000 पे किया था, उसका ले लिया, तो 135,000 इसको पे करना है, तो इसने ऑलरेडी 13,000 पे किया था, तो 500 रुपये, तो अल्टीमेटली इस कंज्यूमर को तो 135,000 प्लस 13,500 पड़ा, तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के को ही ना बियर किया, कंज्यूमर ही ना 13,500 रुपये दे रहा है एक तरीके से। तो यही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपोजिशन एग्रीगेट, देखो 20 लाख तक तुम्हारा जो जितना तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट है, वहाँ तक तो तुमको कुछ करना नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। वहाँ से तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा 1.3 करोड़ हो रहा है, 55 लाख हो रहा है, तो वहाँ पे तुम यहाँ पे तुम 1 में ले लोगे, 1 के, और यहाँ पे 3 कब तक, जब तक तुम्हारा 1 करोड़ 1.5 CR 75 लाख और 50 लाख। और इन सब में कैलकुलेशन ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी और करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो तुम दोनों में कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसमें तुम ना इंटरेस्ट ऑन लोन को एक्सक्लूड करोगे, दोनों में ध्यान रखना, दोनों में तुम्हें एक्सक्लूड करोगे। यही वाला है जो तुमने 1 अप्रैल वाला तुमने किया था ना, कि टर्नओवर इन स्टेट में सिर्फ इसी का लोगे, और लेकिन टर्नओवर इन स्टेट में तुम इसी का लोगे। और हाँ, ये उसका है कि 1 अप्रैल से तुम्हारा वो वाला है जिसमें तुम इसका भी ले रहे हो, इसका भी इंक्लूड करोगे, और 20 लाख को भी तुम इसको इंक्लूड करोगे, 20 लाख भी इंक्लूड होगा और तुम्हारा, लेकिन सिर्फ टर्नओवर इन स्टेट में सिर्फ यही इंक्लूड होगा, इसको एक्सक्लूड, देखो इसको एक्सक्लूड किया हुआ है और इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर कोई ऑप्ट कर रहा है कंपोजिशन लेवी स्कीम कोई ले रहा है, लेकिन वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो 20 लाख के जैसे ही क्रॉस होगा तो उसको अप्लाई फॉर दी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा RE01 में, या तो पैन में कर सकता है, या बी ऑप्टिंग फॉर CL इट इज ट्रीटेड एज इंटीमेशन। और तुम्हारा क्या होता है, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो जैसे ही वो क्रॉस कर 20 लाख से इधर होगा तो वो CL के लिए अवेलेबल हो जाएगा, बस उसको इंटीमेशन करना होगा CL के लिए इन द फॉर्म ऑफ CMP02। तुमने एक भी पोर्टल में तुमने बताया, तो ये सारे अदर पोर्टल में क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो जो GSTR 1 की फाइलिंग की डेट होती है वो अगले मंथ की 11 तारीख होती है, 3B की जो डेट होती है वो अगले मंथ की 20 तारीख को होती है। बोल रहा है कि जैसे तुम हो, ये
तुम और ये मुस्कान है, तुम मुस्कान से तुमने गुड्स परचेज़ किए, स्टॉक परचेज़ किया, तुम रजिस्टर हो, मुस्कान से भी वो अनरजिस्टर्ड है, तो तुमको आरसीएम में उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो आरसीएम में भी टैक्स दोगे और फिर उसके बाद से टैक्स अंडर पेड रिवर्स चार्ज में भी दोगे, देन बाद में तुम सीएल मिलता है। इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ऑफ द और एडवांस डिपॉजिट, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तुम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हो, उसमें से लेस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट, और जो टर्नओवर इन स्टेट में देखते हो फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल सर्विसेज, वो देखते हो ना, मार्जिनल सर्विसेज के लिए जो 10% ऑफ टर्नओवर है उसमें से भी एक्सक्लूड कर दोगे। और जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम जो टर्नओवर इन स्टेट देखते हो, टर्नओवर इन स्टेट मार्जिनल सर्विस के लिए भी देखते हो, टर्नओवर इसमें भी देखते हो, उसमें लेस कर दोगे इंटरेस्ट और डिस्काउंट, जो टर्नओवर इन 1%, 5%, 6%। और जो करेंट फाइनेंशियल ईयर में जो लिमिट फिक्स करते हैं ना 1.5 से, उसके बाद नॉर्मल टैक्स लग जाता है, तो उसमें से भी इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट है उसको भी एक्सक्लूड कर दोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है गिवन ऑन लोन, तो वो एग्जाम्प्ट है। खाली तो एग्जाम सप्लाई इंक्लूडेड होता है, लेकिन बस सीएल के लिए एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूडेड होगा। ये वो बोलते हैं ना एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, तो अगर इनकम है तो वो एग्जाम सप्लाई तो वो एक्सक्लूडेड होगा। इंटरेस्ट मिला है एग्जाम सप्लाई ऑन लोन एंड एडवांसेस।